नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला। बड़ी खबर, यूपी विधान परिषद की 5 सीटों के लिए आज नतीजे आने हैं और 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही जारी है। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों के बीच है। 30 जनवरी को सभी 5 सीटों के लिए मतदान हुए, जिसकी वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू है, चल रही है। उम्मीद है कि आज शाम तक परिणाम आ जाएंगे। मुख्य मुकाबले के तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। कुल 63 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा आज शाम तक। 5 सीटों पर गिनती का काम शुरू हो चुका है 8 बजे। अभी तक की गिनती आराम से चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसी खबर आ रही है। 1 घंटा लगभग बीत चुका है गिनती को शुरू हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि शाम तक नतीजे आ जाएंगे। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का। हमारे सहयोगी कानपुर से रतीश जुड़े हैं, बरेली से हमारे सहयोगी अनूप जुड़े हैं, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव जुड़े हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी कानपुर रतीश त्रिवेदी का और वहां से जानकारी लेते हैं कि आखिरकार गिनती को लेकर के कैसी तस्वीरें हैं, कैसा माहौल है, क्या जानकारी है। रतीश। बिल्कुल, देखिए, परिषद का पराक्रमी कौन होगा आज ये तय हो जाएगा, लेकिन देर रात तक नतीजे आएंगे। आपको तैयारियों की तस्वीरें दिखा देते हैं। कानपुर के पांडुनगर ITI में हम मौजूद हैं, जहां पर मतगणना स्थल है। बैलेट पेपर से चुनाव 30 जनवरी को जब हुआ, मतदान हुआ, उसके बाद सभी मतपेटियों को यहां पर लाया गया था। भारी सुरक्षा के प्रबंध यहां पर किए गए हैं। तमाम टीम्स यहां पर लगाई गई हैं। कानपुर की खंड एक स्नातक सीट है और एक शिक्षक MLC सीट है। 2 सीटों पर यहाँ पर 30 तारीख को चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से अगर बात की जाए तो स्नातक सीट पर अरुण पाठक, जो 2 बार से MLC हैं, वो मैदान में हैं। उनके सामने कमलेश यादव हैं। समाजवादी पार्टी से तमाम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कुल 9 प्रत्याशी स्नातक सीट पर हैं। और शिक्षक MLC सीट पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वेणु रंजन भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी की प्रियंका यादव हैं और राज बहादुर चंदेल, जो निर्दलीय 5 बार MLC रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए दिख रहे हैं। और इस मुकाबले में राज बहादुर चंदेल को ये कहा जा रहा है कि एज मिल सकता है, क्योंकि 5 बार से वो MLC हैं। हालांकि 84 वर्ष की उनकी उम्र है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। स्नातक की अगर बात की जाए तो स्नातक में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, लेकिन अरुण पाठक का पलड़ा इसलिए भारी दिखता है क्योंकि उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा मतदाता इसमें बनाए थे। कुल मिलाकर 19 प्रत्याशी दोनों सीटों पर हैं। 2,27,000 के आसपास मतदाता थे। 40.93% मतदान स्नातक सीट पर हुआ था। काफ़ी कम प्रतिशत रहा था, लेकिन ज़्यादा प्रतिशत हुआ था शिक्षक MLC सीट पर। 19,000 से ज़्यादा, 19,199 मतदाता इसमें थे। 69% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ था। कम मतदाता थे, ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग का रहा। ज़्यादा मतदाता रहे 2,07,000 स्नातक सीट पर, तो वहाँ पर 80,000 से ज़्यादा मतदाता बाहर निकले। 40%। कानपुर का ये हाल है, बरेली का हाल क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अनूप मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े, उनका रुख करेंगे। अनूप, वहां मतगणना का काम शुरू हो चुका है, कैसा माहौल है? जी, मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। करीब 1 घंटा बीत चुका है और मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ। ये देखिए, सामने मतगणना कक्ष है। यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। अंदर जो यहाँ के ऑब्जर्वर हैं, बरेली की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार हैं, DM है, ADM है, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। मतपेटियों से जो मतपत्र हैं वो निकाले जा चुके हैं और अब उनकी काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्योंकि ये बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, तो इसमें वक्त काफ़ी लगता है और करीब 2 बजे के बाद परिणाम की कुछ नतीजे सामने आएंगे, कुछ पता चलेगा कि कौन आगे है कौन पीछे। तो फिलहाल अभी तो जो बैलेट पेपर है उनको निकालने का काम, उनको सीधा करने का काम चल रहा है। उसके बाद मिलाकर अनूप, ये बात सही है कि अगर बैलेट पेपर को खोल करके गिना जाना है तो 2 बजे के बाद कुछ रुझान जैसी चीज समझ में आएगी। आप नजर बना के रखिएगा। हम गोरखपुर चलते हैं, सहयोगी नीरज हैं, वहां पर भी गणना का काम जारी है। नीरज। जी बिल्कुल स्नेहलता, आपको बता दें कि कुल 17 जिलों में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन का चुनाव 30 जनवरी को हुआ था और 43% वोट पड़े थे। 24 प्रत्याशी हैं, लेकिन इसमें भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के हैं और लगातार 4थी बार वो मैदान में हैं और उनका दावा भी है कि वो जीतेंगे। लेकिन करुणाकांत मौर्य जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मिले, हमने बात की
वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि जैसा कि अनूप भी बता रहे थे और अतीश भी कि अभी जो मत है उनको निकाल लिया गया है, लेकिन अभी उसको सीधा करने और तमाम प्रक्रियाओं में 2 से 3 बजे का वक्त लगेगा। उसके बाद ही जो रुझान है वो स्नेहलता सही बात है सामने नीरज, मैनुअल है, सारी चीजें हाथ से धीमे धीमे होंगी और 2 बजे के बाद कुछ पिक्चर क्लियर होगी या फिर हमें इशारा मिलेगा कि किस तरफ जा रहा है ये परिणाम। आप सभी नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जहां जहां काउंटिंग चल रही है वहां की तस्वीरें और जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि किस तरीके से अभी तो बैलेट खुला है, धीरे धीरे मतों को निकाला जा रहा है, सीधा किया जा रहा है, काउंटिंग अभी शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से खबर है, शालिग्राम शिला से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। जानकी धाम के मुख्य महंत और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री दान करेंगे शिलाएं, ये जानकारी। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम विमलेंद्र निधि राम मंदिर ट्रस्ट को दान करेंगे और देव शिलाओं को उसमें सौंपेंगे। अयोध्या के कार सेवकपुरम में पूरे विधि विधान के साथ अर्चना पूजा के बाद ये शिलाएं सौंपी जाएंगी। शिला सौंपने के बाद श्री राम मंदिर ट्रस्ट की एक बैठक होगी। बैठक में शिला के इस्तेमाल पर फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिन रास्तों से शिलाओं को लाया जा रहा है, त्रेता युग में उसी रास्ते से भगवान श्री राम मिथिला गए थे। तो देखिए, भगवान श्री राम के आने के लिए, उनकी मूर्ति को बनाने के लिए किस तरीके से इतिहास का सहारा लिया जा रहा है और किस तरीके से चीज़ों को जोड़ करके देखा जा रहा है, उसका अंदाज़ा लगाइए आप। ये वो शिलाएं हैं जिससे भगवान श्री राम की मूर्ति बनेगी, माँ जानकी की मूर्ति बनेगी और इसके लिए जो एक कनेक्शन है, जिसका कनेक्शन नेपाल से जुड़ा है, वहां से भी सहयोग है। आपको बताएं, नेपाल की अगर आप बात करें तो नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम विमलेंद्र हैं, वो राम मंदिर ट्रस्ट को देव शिलाएं सौंपेंगे दान के तौर पर। जानकी धाम के मुख्य महंत और नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री ये काम करेंगे, क्योंकि मां जानकी के लिए जो शिला बनानी है वो उनकी जन्मस्थली से आनी है। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम विमलेंद्र ने ये फैसला लिया है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये शिलाएं दान की जाएंगी। चलिए सीधा लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी, जो इस वक्त पूज्य शिला के पास है, जहां मंदिर बनाने के लिए ये दूर से यात्रा करके शिला आई है। आपके पीछे बहुत हलचल दिखाई दे रही है, तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारी देंगे विवेक। बिल्कुल स्नेहलता, मैं इस समय श्री राम जन्मभूमि स्थल पर हूं और यहां पर शिलाएं आ चुकी हैं और वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्द श्री राम जी का आकार लेंगी ये शिलाएं। और इन शिलाओं के बारे में जो साथ में आए हैं नेपाल से, उनसे भी बातचीत करा देते हैं, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुलराज चालीसे। कुलराज चालीसे है। सर, कुछ बताइए इन शिलाओं के बारे में, ये 2 शिलाएं क्यों आई हैं? ये 2 शिलाएं तो यहाँ राम का, यहाँ से कोई संत ने इच्छा जाहिर किया था कि गंडकी की शिला में से श्री राम का मूर्ति विग्रह बनेगा, बनने से अच्छा रहेगा। यहाँ से जनकपुर में हमारे पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था विमलेंद्र निधि, मुझे तो उनने बताया और उसके बाद मैंने बोला कि संभव है, क्योंकि मैंने गंडकी पर शोध किया है। तो आप रिसर्चर? हाँ, मैंने गंडकी पर शोध किया था। तो उसने पूछा मेरे ये अवेलेबल होगा कि नहीं, तो मैंने बोला बहुत है। क्या खूबी है इन शिलाओं? ये तो टेक्टोनिक अपलिफ्ट के, ये इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट जुट के, ये जब हिमाल के उठ गए थे, हिमाल के उत्पत्ति के साथ साथ ये समुद्र के पींद में से ऊपर चला गया वाला में से शिला है ये। अच्छा, ये 2 क्यों है? एक शिला में काम चल जाता, 2 क्यों आई? ये तो एक में उन्होंने बताया था कि एक बनाने के वक्त तो कोई शास्त्रकार और कोई पुराणकार, व्याख्याकार को होता है कि ये शुद्ध नहीं है, इसमें कोई नक्काशी करते वक्त कोई अशुद्ध बन गए अथवा टूट जाए या क्या कुछ हो गया, तो दूसरा तो चाहिए, दूसरा रिजर्व पे लाया है। वो देखिए ये बहुत कड़ा भी है, ये साथ ये जनरल इक्विपमेंट से नक्काशी नहीं होता। ये क्वार्टजाइट वाला, वो उधर वाला है कैल्साइट का है, कुछ नरम है, वो नरम वाला बनाएंगे या ये बनाएंगे, यहाँ का टेक्नोलॉजिस्ट का टेक्नीशियन का बात है। जी नरम है, ये हार्ड है, ये बहुत हार्ड है। दोनों में फर्क क्या है? ये क्वार्टजाइट है, वो कैल्साइट है। अच्छा, क्वार्टराइट है ये क्वार्टजाइट है। तो इसमें आसानी से बन जाएगा? नहीं, इसमें बहुत कड़ा है, वो वाली, क्योंकि ये एक बार बन जाने से ये करोड़ों वर्ष कुछ नहीं होगा।
अच्छा, ये वो कितने साल पुरानी है? एक बताया जाता है, जियोलॉजिस्ट बताता है कि हिमालय का निर्माण, फॉर्मेशन, हिमालय का उठान, उत्पत्ति कि 6.5 करोड़ वर्ष ये कार्बन डेटिंग करके उन लोगों ने अनुमान किया है। इस आधार पर हम लोग बोलते हैं कि ये शिला 6.5 करोड़ वर्ष पहले का है। इनके साथ आप शालिग्राम भी लाए हैं। इनको शालिग्राम शिला कहा जाता है या देवशिला? ये देवशिला है। ये शालिग्राम शिला है, स्वयं वज्रकीट बनाती है, वो नक्काशी करती है। वो किसी को नक्काशी करना जरूर नहीं है, वो स्वयं मूर्ति है, उसको विसर्जन भी नहीं होगा, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होगा। अब वो शालिग्राम अमोनाइट है, छोटा छोटा में से होता है। वो उसकी स्पर्श में रहने के कारण वो छोटे वाला जो शिला है ना, उसके नीचे में चतुर्बाहु वाला 4 द्वार वाला शालिग्राम मिला था, वो हम लोग ने भेज दिया, यही भेज दिया। वो गणेश जी मिला था, वो भी भेज दिया। शालिग्राम स्पर्श की वजह से इनको देवशिला कहा जाता है। जी 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 जी। तो शालिग्राम भी आप लाए हैं यहाँ पे? शालिग्राम लाए, यही टीम के उसमें हमने भेज दिया, इसके साथ में कि उसको इसी के साथ रहने के लिए हमने भेज दिया है। तो आपने बताया था कि ये शिला ऊपर रहेगी दुनिया के लिए, लेकिन शालिग्राम इनके नीचे रहेगी। इसके अंदर कहीं जगह बनाएंगे, शालिग्राम तो वहाँ रहेगा। ये देवशिला है, देवशिला दुनिया के लिए रहेगा। वो क्योंकि शालिग्राम में हथियार हम मार नहीं सकते हैं, देवशिला भी सकते हैं, क्योंकि ये देवशिला है, इसमें हथियार लगाएंगे हम, वो शालिग्राम में हथियार नहीं लगाएंगे, उसको टूटेंगे नहीं। बहुत अच्छी जानकारी दी। और इधर हम थोड़ा सा लोगों से बात कर लेते हैं और पूछते हैं जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इन शिलाओं के। तमाम जो अयोध्या आए हैं यहाँ पर लोग, वो लगातार यहाँ दर्शन कर रहे हैं और फूलों से सजा दिया गया है पूरी शिलाओं को। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। और जिस तरह से मंदिर होता है उसी तरह से इन शिलाओं को घेर कर एक मंदिर का आकार दिया गया है। ओम लिखा जा रहा है फूलों से। और कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मौजूद हैं। और लोग यहाँ पर फूलों से फूल लेकर, अर्चना लेकर, जो होती है रोली लेकर, वो सब आए हैं और लगातार शिलाओं का पूजन कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा शायद फिर कभी मौका ना मिले इन लोगों को कि इन शिलाओं के दर्शन कर सके, क्योंकि इसके बाद जब ये आकार लेंगी तो प्रभु श्री राम का बाल रूप, इसने लता सबसे खास बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक ही प्रतिमा बनेगी और वो प्रभु श्री राम की बाल रूप की होगी। चूंकि अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया था, तो यहाँ पर उनका बाल रूप ही होगा। करीब 5 से 5.5 फुट का बाल स्वरूप बनाया जाएगा, प्रतिमा बनाई जाएगी। माँ सीता की प्रतिमा नहीं बनेगी, क्योंकि बाल स्वरूप होगा तो निश्चित तौर पे वो जो विवाहित उनका स्वरूप है वो नहीं होगा, विवाह स्वरूप नहीं होगा, माता सीता नहीं होगी। लेकिन इन 2 शिलाओं को इसलिए लाया गया है कि अगर एक शिला किसी वजह से खंडित हो जाती है तो दूसरी शिला से बिल्कुल। और विवेक, आपने एक्सपर्ट से जब बात की तो ये भी समझ में आया कि इतना आसान नहीं है इन मूर्तियों को उकेरना, तराशना, क्योंकि जिस तरीके से अगर चटकती है और इन्हें बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर के जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ तौर पे इशारा कर रही हैं कि इन शिलाओं के आने पर पूरे अयोध्या में उत्साह है। बहुत शुक्रिया विवेक, तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। शिक्षक स्नातक एमएलसी 5 सीटों के लिए मतगणना जारी। सीएम योगी देंगे बजट के अहम बिंदुओं की जानकारी, करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन जन को बजट के फायदे बताने के लिए बीजेपी के अभियान की आज से शुरुआत। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। किसी उम्मीदवार को एक से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने से रोकने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अयोध्या पहुंची नेपाल से लाई गई शालिग्राम की शिलाएं। बागेश्वर धाम सरकार के महंत और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज दौरा आज। मेरठ के एपेक्स हॉस्पिटल में बच्ची की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा, परिजनों का हंगामा। मथुरा पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मथुरा में जिला पंचायत मार्केट की दुकान की छत पर चढ़ गया सांड, मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।